Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन ले आया हूँ। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाली पोएम है। और वैसे भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो हमेशा मतलब कि मान के चलो 80% उनकी जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले इसका आप सारांश सुन लीजिए कि एक्चुअली में ये कविता लिखी क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, पहले इसका आप सारांश सुनिए कि सारांश ये है कि यह कविता उस असमंजस की स्थिति या धर्म संकट का वर्णन करती है जो हर प्राणी के सामने आती है। यदि आप एक रास्ते पे कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आपको दो रास्ते मिल जाए, यहाँ पे जो जीवन की व्याख्या है वो रास्तों से की गई है। जो चॉइसेस होती हैं, देखिए, मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप यू, और उन्हीं चॉइसेस के आगे आप उसी के आकार में ढल जाते हैं। तो वही स्थिति है कि यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति पैदा करती है यह कविता। और क्या होता है कि एक दिन कवि एक दोराहे पर आके खड़ा होता है और उसे निर्णय लेना है कि किस ओर मुड़कर वो अपनी यात्रा जारी रखे। वह दोराहे पर बहुत देर तक खड़ा रहता है। अंत में वह उस पथ पर जाने की सोचता है जहाँ घास ज़्यादा है, और उसे लगा कि अगर इस पर घास ज़्यादा है तो ये लगता है कि इस पर लोग कम गए हैं। यदि आप कहीं पे एक रूरल एरिया में चले जाइए तो जहाँ पे पगडंडी रहती है, पगडंडी का मतलब जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे घास एकदम दब जाती है। लेकिन लेखक ने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ पे घास ज़्यादा है। घास ज़्यादा है का मतलब ये है कि उस रास्ते पर आदमी कम गए हैं और उस पथ से अधिक लोग चलकर नहीं गए हैं। कवि को लगता है कि इस राह का चयन करने से उसके भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वह निश्चय करता है कि दूसरे पथ पर वह कभी और दिन चलेगा। कवि यह भी भली भांति जानता है कि उसे लौट कर आने का, उस पथ पर चलने का अवसर नहीं मिलेगा। बाद में कवि को खेद और अफसोस होता है कि उसने दूसरी राह क्यों नहीं चुनी। यही जीवन की विडंबना है दोस्तों। मनुष्य जीवन में हर राह पर नहीं चल सकता, चाहने पर भी वह हर राह पे नहीं चल सकता। अगर एक राह पे गया है, अगर एक मंजिल का उसने रास्ता चुना है, तो उसी मंजिल से जाते जाते उसे अन्य रास्तों की खोज मिल जाती है, एक अन्य दूसरा रास्ता मिल जाता है। तो वो हर रास्ते पे नहीं चल सकता। सपोज दैट आप अगर जो है ये कक्षा 9 की पोएम है, मान लीजिए कक्षा 9 10 आप पास किए, 10 के बाद आप कक्षा 11 12 में जाए, तो आपको मान लो आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है और आप सोच रहे हैं कि आप कॉमर्स में हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है। तो आप एक साथ दोनों सब्जेक्ट तो लेके नहीं पढ़ सकते ना। तो वैसे ही सेम सिचुएशन है कि आप एक साथ दो राह पे नहीं चल सकते। और क्या है इस कविता का और सारांश देख लीजिए। कवि को लगता है कि समय के बीतने पर उसे अपने निर्णय पर पछतावा होगा। यह पछतावा कैसे होगा? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए आप बायोलॉजी लेके चल रहे हैं, अब आपको सक्सेस नहीं मिला, बायोलॉजी से आगे पढ़ने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिला, तो आप सोचते हैं कि यदि मैं कॉमर्स लिया होता तो शायद मैं आज कुछ कर बैंक में या कहीं पे अन्य जगह पे मेरी जॉब लग गई होती। तो एक पछतावा सा फील होता है। फिर पीछे मुड़ के देखने में उसे अपनी राह गलत लगेगी और वह यही सबसे कहेगा कि उसने वह राह चुनी जिस पर कम लोग चलते हैं, और इसी निर्णय ने उसके जीवन को बदल दिया। मनुष्य के जीवन में अनेक अवसर पर निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा जो होता है कि मनुष्य के जीवन में अनेक अवसर पर निर्णय लेने पड़ते हैं और उसके जीवन की यही सबसे बड़ी समस्या है, उचित निर्णय लेने के समय उसके सम्मुख चुनाव के अनेक रास्ते आते हैं, जो चॉइसेस आती हैं। अगर कुछ को निर्णय लेना हुआ तो उसके सामने तरह तरह की विडंबनाएं या तरह तरह की चॉइसेस आने लगती हैं कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो उसके सम्मुख जब चुनाव के अनेक रास्ते हैं तो उसे एक ही दिशा, एक ही राह चुनने का अधिकार है। यह तो भविष्य ही बता सकता है कि उसका चयन ठीक है या नहीं। चुनाव के बाद हमें उसे बदल नहीं सकते।
केवल खेद ही कर सकते हैं, और हमारे लाख चाहने पर भी हम उसके निर्णय को, हम जो निर्णय लिए हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लाख चाहने पर भी। जैसे अगर आप जो है क्या हुआ कि अब एक फील्ड में गए हुए होते हैं, उस पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उस पर आपका करियर नहीं बन पाया है तो आप सोचते हैं अगर वो करियर चुना होता तो आज हम सक्सेस होते। तो ऐसा जो है, बस यही इस पार्ट का थोड़ा सारांश है, जो भावार्थ एक्चुअली था यही था। अब देखिए इस पोयम का लाइन टू लाइन अर्थ क्या है, देखिए। टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन I one as far as I could to hear it bent in the undergrowth। अब देखिए यहाँ पे जो येलो उड आया है, येलो उड का मतलब होता है जंगल, और येलो का मतलब होता है पीला। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो येलो आया है, उस समय जो जंगल था वो ऑटम का था। ऑटम का मतलब पतझड़ का था। इसीलिए जो पतझड़ में क्या होता है कि पत्तियां पीली होके गिर पड़ती हैं ना, तो जंगल क्या होता है, पीला दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हो कि कभी एक रास्ता, मतलब कहीं जा रहा था और जाते जाते उसको दो रास्ते एक साथ मिल गए। तो टू रोड ड्राइवर्स इन ए येलो रोड, एक पीले जंगल में दो रोड डाइवर्स विभक्त मिली, दो रोड हमको बटे हुए मिले, एक पीले जंगल में दो रोड बटे हुए मिले। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड सॉरी और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं यात्रा कर सकता हूँ? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि ट्रेवलर क्या है, यात्रा करने वाला एक ही है। तो एक कवि कहीं जा रहा था, रास्ते में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पीले जंगल में दो रोड बटी हुई मिली एक साथ। मतलब कि मान के चलो एक रोड थोड़ा बाएं साइड गई है, तो एक रोड दाएं साइड गई है, तो ऐसे ही रोड मिली। और वो कह रहा है कि मुझे खेद है क्योंकि मैं यात्रा करने वाला केवल एक ही पर्सन है, और मुझे खेद है कि मैं एक साथ दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। फिर कहता है लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग का मतलब देर तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड का मतलब जितनी दूर तक मैं देख सकता था, मैं देर तक वहीं पे खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कहाँ तक देखता रहा? टू वेयर इट बेंट, जहाँ तक कि ये मुड़ी थी, जहाँ तक कि ये मुड़ गई थी। इन ए अंडरग्रोथ, देखिए अंडरग्रोथ का मतलब होता है जैसे रोड कहीं पे मुड़ गई हो, ठीक, जहाँ पे मुड़ गई हो। और अंडरग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जब क्या होता है कि पेड़ के और सड़क के अगर अगल बगल दाएं साइड या बाएं साइड अगर पेड़ हैं, तो पेड़ की टहनियाँ झुकी होती है ना, तो झुकी होती हैं तो कहीं पे रोड मुड़ी है तो वो आपको दिखाई देना बंद हो जाती है उस टहनियों के कारण। उन झुकी हुई टहनियों के कारण आपको रोड दिखना बंद हो जाता है। तो वही बात ही हुई कि पूरे का अर्थ आप देख लीजिए कि एक पीले जंगल में मुझे दो रोड विभक्त हुई या बटी हुई मिली, और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यात्री एक ही है, यात्रा करने वाला एक ही है। मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर तक वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती है। पेड़ों के झुरमुट का लुप्त हो जाने का मतलब ये है कि जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो झुकी हुई है, और झुकी हुई है तो मुझे दिखाई देना अब बंद हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, इसको पढ़िए पहले। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the shame। यहाँ पे देखिए अब लेखक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं ये कह रहे हैं देन तब, टूक द अदर मैंने दूसरा रास्ता चुना, पहले को छोड़कर मैंने दूसरा रास्ता चुना। और फिर कह रहा है जस्ट एज फेयर, देखो यहाँ पे एज आया है मतलब कि कंपेयर हो रहा है। अब कंपेयर किससे हो रहा है? पहले वाले रोड से, ठीक, जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब अच्छा। और तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। मतलब कि यहाँ पे जो एज लगा है वो कंपेयर हो रहा है, और कंपेयर यहाँ पे पहले वाली रोड से हो रहा है। अब फेयर का मतलब अच्छा, कि मैंने तब दूसरा रास्ता चुना और वह रास्ता उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला।
कैसे पहले वाला हुआ, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और परहैप्स का मतलब शायद, और शायद वह दूसरे और शायद यह दूसरे पहले से अधिक अच्छा हो। ठीक, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करता हो, बेटर का मतलब बहुत अच्छा, और शायद यह बहुत अच्छा हो। कौन सा बहुत अच्छा हो? जिस पर वो इस समय चल रहा है। फिर से देख लीजिए, टूक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स का मतलब शायद, और शायद यह बहुत ही अच्छा था, जिस पर वो चल रहा था इस समय वो बहुत ही अच्छा था। कैसे अच्छा था, उसको कैसे अच्छा लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट वॉज ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब देखो ग्रास से बना है, ग्रेसी, ग्रास का मतलब घास होता है, और ग्रेसी का मतलब जहाँ पे घास उगी हो। बिकॉज क्योंकि इस रास्ते पर घास उगे थे, एंड वांटेड वियर का मतलब होता है इस पर जो पथिक चले हुए थे वो कम चले हुए थे, इस पर पथिक या इस पथ पर आदमी कम चले हुए थे। देखिए फिर से बता देते हैं इसको आप, कि यहाँ पे ग्रासी, ग्रासी का मतलब जहाँ पे घास उगी हो। दोस्तों अगर आप किसी रास्ते पर अगर आप नहीं चल रहे हो, जैसे अगर मिट्टी वाली रोड है, अगर आप उस पर नहीं चल रहे होते हैं तो उस पर घास उगाती है। यदि आप ऐसे रोज रास्ते पे चले, ऐसे मिट्टी वाले रास्ते पे चले जहाँ पे हमेशा लोग आदमी आते जाते रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए जिस रास्ते पे ऐसे जाते रहते हैं वहाँ पे घासें नहीं रहती हैं, बल्कि थोड़ा दाएं या बाएं अगल बगल आपकी घास रहेगी, लेकिन एक पगडंडी से बच जाती है। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ जिस रास्ते पे लेखक चल रहा था, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे नहीं थी। तो बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर का मतलब इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा घास उगी थी और इस पर लोग कम चले हुए थे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, इसलिए देखो पूरा देख लीजिए, पूरा का अर्थ देख लीजिए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पे देखिए यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ पे इस रास्ते पर भी लोग गुजरे हुए थे। ठीक, यहाँ पे अभी कह रहा है कि इस रास्ते पे लोग कम गुजरे थे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि यद्यपि एज फॉर द पासिंग देयर, इस रास्ते पे भी गुजरे थे। उसको कैसे पता चला कि इस रास्ते पे लोग गुजरे थे? क्योंकि हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पर भी उसी रास्ते की तरह पद चिन्ह दिखाई दिए। यद्यपि, फिर से देख लीजिए, यद्यपि आगे जाने पर मैंने पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे। पासिंग देयर, पासिंग देयर का मतलब चलने वाले लोग थे। चलने वाले लोग कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे पद चिन्ह थे। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने वाले के चिन्ह थे, तथा यह भी वस्तुतः पहले वाले रोड के जैसा ही था, पहले वाले रास्ते के जैसा ही था। बात को समझिए यहाँ पे कि एक बार यहाँ पे कह रहा है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। उसके बाद कह रहा है कि और शायद यह पहले वाले से अच्छा भी हो, पहले वाले से अच्छा भी हो, क्योंकि इस पर लोग कम चले हुए थे और यहाँ पे घासें उगी हुई थी। उसके बाद फिर जब आगे गया तो वो देखा कि इस पर तो पद चिन्ह है और पद चिन्ह उसी प्रकार हैं जैसे कि पहले वाली रोड पे थे। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। इसमें देखो बहुत ही अच्छी लाइन का प्रयोग किया गया है। देखिए पहले शुरुआत से देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, देखिए एंड दैट मॉर्निंग, इसको ऐसे पढ़िए, एंड दैट मॉर्निंग, और उस सुबह बोथ इक्वली ले इन लीव्स, बोथ का मतलब दोनों रास्तों पर, बोथ इक्वली ले का मतलब दोनों रास्तों पर, इक्वली बराबर तरीके से ले बिछी हुई थी या पड़ी हुई थी, लीव्स का मतलब पत्तियां, और उस सुबह दोनों रास्तों पर पत्तियां समान रूप से बिछी हुई थी या समान रूप से गिरी हुई थी। नो स्टेप, नो स्टेप का मतलब कोई पद चिन्ह, स्टेप का मतलब पद होता है लेकिन यहाँ पे आप पूरा बोलिए, और कोई पद चिन्ह है ट्रोडन ब्लैक। देखिए ट्रोडन का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक, ट्रोडन का मतलब दबा हुआ, ब्लैक उसको दबा कर काला नहीं किया था। अब इसको बात को समझिए, जिस रास्ते पर मॉर्निंग में वो राइटर चल रहा था, जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो चल रहे थे, वो देखे कि दोनों रास्तों पर पत्तियां बिछी हुई हैं और अभी तक
उस पर कोई भी अभी तक उस मार्ग पर कोई भी व्यक्ति चला नहीं है। उसको कैसे पता कि उस रास्ते पर अभी तक कोई व्यक्ति नहीं चला है? क्योंकि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी पदचिन्ह उन गिरी हुई पत्तियों को दबाया हुआ नहीं था। क्योंकि अभी अगर कोई उसी रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति गया होता तो जो पत्तियां होती चलने से दब गई होती, लेकिन अभी क्या है, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी पदचिन्ह उस पत्तियों को काला नहीं किया था, दबाया नहीं था। फिर से देख लीजिए कि उस सुबह, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड दैट मॉर्निंग, और उस सुबह, बोथ इक्वली ले लीव्स, दोनों रास्तों पर पत्तियां समान रूप से गिरी हुई थी और कोई पदचिन्ह उन पत्तियों को दबाया हुआ नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह का मतलब अरे चलो जाने दो, आई केप्ट मैं चलूँगा, यहाँ पे केप्ट का मतलब चलूँगा, द फर्स्ट पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन, मैं दूसरे वाले रास्ते को, पहले वाले रास्ते को, तो फर्स्ट डे है ना, अभी तो वो दूसरे रास्ते पे चल रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैं पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन पर चलूँगा, किसी दूसरे दिन पर चलूँगा का मतलब वो सोच रहा है कि जो पहला वाला मार्ग है अब मैं उसको किसी दूसरे दिन तय करूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोविंग इसे जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ता लीड्स ले जाता है ऑन टू वे किसी दूसरे रास्ते पर, इसको जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को जानता है, कैसे कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को ले जाता है। अब देखिए आउ डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी अब वापस आऊँ, मुझे संदेह है कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूँगा। अब बात को समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि वो जब दूसरे वाले रास्ते पे चल रहा होता है तो वो अपने मन में ये सोचता है कि अब मैं जो पहला वाला रास्ता है उसको किसी दूसरे दिन पर तय करूँगा, किसी दूसरे दिन चलूँगा। लेकिन यहाँ पे कब ये कह रहा है कि मान लो मैं किसी एक रास्ते पर अपने मंजिल की खोज में चल दिया हूँ, मान लीजिए एक रास्ते पर चलते हुए, भाई अगर क्या होता है ना कि अगर एक रास्ते पे चलते रहिए, एक मंजिल को पाने के लिए एक रास्ते पे चलते रहिए तो आपको तरह तरह के रास्ते मिल जाएंगे। तो कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जाता है, आप एक रास्ते पे जा रहे हो, फिर आपको दूसरा रास्ता मिल गया, फिर दूसरा रास्ता मिल गया, मतलब कि रास्ते पे रास्ते आपके अवसर पे अवसर खुलते गए। तो आप सोच रहे हैं कि अब जो पहला वाला रास्ता है उसको मैं दूसरे दिन तय करूँगा। तो वही कह रहा है कि मुझे डाउट है, क्योंकि डाउट कैसे है, क्योंकि जो ये रास्ते पे चल रहा हूँ इस पे कई रास्ते, मुझे कई मार्ग खुलते जा रहे हैं, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे संदेह है कि मैं अब कभी वापस उस रास्ते पे आ सकूँगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टैंजा, इस पोएम का लास्ट स्टैंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोज डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। बहुत बड़ी बात कह रहा है ये, देखिए, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस इसको, इस बात को मतलब जो लेखक अपने करियर में किया हुआ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय, मैं आह भरकर इस बात को बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस का मतलब होता है युगों युगों के बाद। ठीक, युगों युगों के बाद या सालों के बाद या वर्षों के बाद, मैं आज से युगों युगों के बाद भविष्य में मैं एक आह भरकर बता रहा हूँगा, क्या बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, टू रोड्स, दो रोड, डाइवर्स विभक्त हुई थी, बटी हुई थी, इन ए वुड एक जंगल में, मैं युगों युगों के बाद आज मैं लोगों को बता रहा हूँगा कि मुझे दो रोड, एक जंगल में दो रोड बटी हुई मिली थी, एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड आई टूक मैंने लिया या अपनाया, द वन एक रोड को, लेस ट्रेवल्ड बाई का मतलब कि ऐसा रोड जिस पे कम लोग चले हुए थे, और मैंने उस रास्ते को अपनाया, उस मार्ग को अपनाया जिस पर लोग कम चले हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसको अपनाने से मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा अंतर मेरे जीवन में ला दिए। देखिए यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि
मैंने एक ऐसा करियर अपनाया जिससे मेरा जो जीवन था बिल्कुल बदल गया। मेड ऑल दैट डिफरेंस का मतलब मेरा जो जीवन था पूरी तरह से बदल गया। अब पूरी तरह से बदलने का मतलब ये है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वे अपना करियर किस में बनाए, वे अपना करियर लेखन शैली में बनाए, और उनके लेखन शैली में बनाने से ये हुआ कि उनका पूरा जीवन बदल गया। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी करियर अपना कर रहे हैं, कोई भी करियर बना रहे हैं, तो उस पर आप चलते जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो मिलनी है। यदि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप खेद मत प्रकट करिए कि मैंने अगर वो करियर चुना होता तो मुझे आज ये सफलता मिलती। तो यही इस पोयम का सारांश है। आई होप कि ये पोयम आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाइए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये पोयम समाप्त होती है। धन्यवाद।